नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों से हमने वादा किया था कि हम लोग दरअसल 2024 की जो आपकी परीक्षा पीसीएस की है, मुख्य परीक्षा है, उसको लेकर के हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है चला रहे हैं। आप सभी लोग को पता होगा, विदित होगा इस बात को। और हमने उस पूरे प्रोग्राम को पहले भी आपसे चर्चा पर चर्चा की थी कि दरअसल हम लोग पांच क्वेश्चन आपको देंगे, यानी कि दैनिक रूप से आपको जो है 5 क्वेश्चन देंगे सुबह विथ मॉडल आंसर, ठीक है, जिसमें 2 लॉन्ग आंसर रहेंगे, 3 शॉर्ट आंसर रहेंगे। शाम को उसी टॉपिक से हम लोग संबंधित जो है 5 प्रश्न आपको और देंगे, वहां पर भी 2 लॉन्ग आंसर रहेंगे और 3 शॉर्ट आंसर रहेंगे, जिसका मॉडल आंसर हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। उसकी आपकी प्रैक्टिस करनी होती है, यहां पर आपकी प्रॉपर कॉपी चेक होती है, उसका फीडबैक दिया जाता है। ये सभी बात आप लोग जो है जानते होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने आपसे कहा था कि बेसिकली जो है हम लोग क्या काम करेंगे कि जो हम लोग शाम को जो प्रश्न देते हैं 5, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं, एक बार हल्का सा, कि सुबह हम लोग क्या करते हैं 10 AM पे, 10 AM पे, सुबह 10 बजे क्या करते हैं, सुबह 10 बजे हम लोग आपको जो है 5 क्वेश्चन देते हैं। जैसा कि यहां पर आप लोग शेड्यूल देख पा रहे होंगे, ये शेड्यूल आपका है 13 जनवरी को शुरू हुआ था। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक यहां पर दिया गया है। इस टॉपिक से, इतने टॉपिक से हम लोग क्या काम करेंगे, 10 क्वेश्चन देंगे डेली, यानी कि जो भी टॉपिक यहां पर दिए रहेंगे उससे 10-10 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सुबह सुबह 10 AM पर, 5 क्वेश्चन, जिसमें से 5 जो आपके क्वेश्चन होंगे उनमें से 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होंगे और 3 क्या होंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे विथ मॉडल आंसर। इसका हम लोग मॉडल आंसर हैंड टू हैंड वहीं पर आपको दे देंगे। आप इसको पढ़िए, समझिए और अपना आगे बढ़ जाइए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी आपको करना है, ठीक है। दूसरा, उसी दिन शाम को 6 PM पर, यानी कि शाम 6 बजे हम लोग क्या काम करेंगे, उसी दिन शाम को 6 बजे हम लोग 5 प्रश्न जो है इसी टॉपिक के आपको क्या करेंगे और देंगे। सेम प्रक्रिया वही रहेगी, 2 लॉन्ग रहेगा आपका और 3 क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको लिखना रहेगा, इसका आपको अभ्यास करना रहेगा। और ये जो शाम को जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इन्हीं 5 प्रश्नों को हम लोग जो है YouTube के माध्यम से आपको समझा भी देंगे, यानी कि अलग अलग विषयों के जो टीचर होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, वो आपको इन टॉपिक्स को जो है आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आज बेसिकली जैसा कि हमने आपसे वादा पहले भी किया था कि आज हम लोग उसकी शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा पहला टेस्ट जो कि 13 जनवरी को जो हमारा हुआ था, उसमें जो आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है, आज इसको जो है सर कराएंगे, हिस्ट्री के जो सर हैं वो कराएंगे आपको और आपको बताएंगे कैसे कैसे फ्रेमिंग करनी होती है। इसके अलावा जो अलग अलग विषय यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग विषयों के द्वारा जो चीजें दी गई हैं, उनके टीचर आपको अलग अलग विषयों के, ठीक है। ये प्रोग्राम बायलैंग्वेज चलेगा, ये भी कंफ्यूजन मत रखना, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। तो टीचर सभी जो है, जो भी टॉपिक यहां पर दिए गए हैं, इन टॉपिक पर आधारित जो 5 प्रश्न आपको यहां पर जो दिए जाएंगे, वो आपको अभ्यास करा देंगे, यानी कि एक प्रैक्टिस करा देंगे कि भाई ये इंट्रोडक्शन इसमें लिखा जाएगा, ये मेन बॉडी रहेगी इसमें, और ये आपका रहेगा इसमें कंक्लूजन, ठीक है। और इस प्रोग्राम को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर है, आप सीधे जुड़कर यहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए आप यहां पर ले सकते हैं। टेलीग्राम पर ये हमारा जो है चलेगा, फीडबैक आपको प्रॉपर दिया जाएगा, 48 आवर में आपको फीडबैक जो है आपके द्वारा लिखे गए प्रश्नों का हम लोग दे देंगे। कोई कमी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आप इस नंबर पर सीधे जो है संपर्क कर सकते हैं। और चूंकि प्रोग्राम अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी जल्द ही स्टार्ट हुआ है 2024 मुख्य परीक्षा वाले, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। और जिनको 2025 में भी एग्जाम देना है, वो अभ्यर्थी भी जो है इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग इससे संपर्क कर सकते हैं। तो आज जैसा कि हमने वादा किया था कि हम लोग 5 प्रश्नों को जो है आपको YouTube के माध्यम से कराएंगे, तो आज शुरुआत इससे हो रही है, आर्ट एंड कल्चर के इस टॉपिक से। तो आपको हिस्ट्री वाले सर आज इसको समझाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आगे तक बढ़ा दीजिएगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। तो आज शुभकामनाएं हैं, और आज आर्ट एंड कल्चर से इसकी शुरुआत करिए आप लोग कि कैसे प्रश्नों को लिखा जाता है। शुभकामनाएं हैं। नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे डिकोड एग्जाम में। और मैं आपका राजेश सर आप लोगों के साथ एक नई चर्चा, मतलब नई चर्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी नई चर्चा है, क्योंकि विषयगत वस्तुओं से अलग हटकर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर यानी आंसर राइटिंग स्किल और स्टाइल, देखिए 2 शब्दों का प्रयोग कर लिया मैंने। आंसर राइटिंग पीसीएस की परीक्षा, जिसकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, अभी कोई तिथि नहीं आई है लेकिन होने वाली है। तो उसके लिए जो आपका आंसर का राइटिंग जो होता है, लेखन कला कैसी होती है,
तो उसके क्रैश कोर्स को लेकर के, यानी कि क्रैश कोर्स है आपका, और जिस विषय पर हम लोग सवाल जवाब करेंगे वो आपका आता है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि वस्तुगत विषयों से अलग हटकर अभी तक हम लोग जो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वो एक परंपरागत रूप से कर रहे थे। अब थोड़ा सा, अब चूंकि हम लोग बढ़ चले हैं अगले पायदान की ओर, पहले वाले पायदान में जिसे प्री एग्जाम कहा जाता है उसमें पाली है सफलता, अब चलते हैं इस ओर। एक दिमागी तौर पर बात किया जाए, जैसा कि अमूमन बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, कैंडिडेट के साथ जो चर्चा का विषय या कभी कभी बातचीत का विषय बनता है, उसमें एक समस्या है, मेरी ओर से नहीं आपकी ओर से आती है। और वो समस्या ये है, कई बार कई बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार कई बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि सर क्या लिखें, कैसे लिखें और हमारा आंसर अच्छा हो जाए। ठीक, तो हम लोग उन्हीं सवालों के जवाब की ओर आए हैं, क्या लिखें, कैसे लिखें, ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन, आंसर का जो प्रेजेंटेशन है, जिसे प्रस्तुतिकरण कहा जा रहा है, वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर, इससे पहले कि हम लोग सवाल जवाब पर चलें और उस पर विषय पर बात करें, क्वेश्चन आंसर को लेकर, मैं आपको कुछ बातें और बता दूं। क्योंकि मुख्य जो परीक्षा होती है, मैं आपको वास्तविक तौर पर बता दूं, मुख्य परीक्षा यानी मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये बहुत सारे बच्चे मान लेते हैं कि मेंस मतलब हमारा नॉलेज, बहुत बहुत बढ़िया नॉलेज का नहीं है। जो नॉलेज आप अब तक दिखा चुके थे अपनी प्री की परीक्षा में, उस नॉलेज का अब प्रेजेंटेशन चाहिए। कुछ देर के लिए ऐसे समझिए कि अब आपके पास, जैसे होता नहीं वार्डरोब, उसमें कई सारे कपड़े हैं, लेकिन कोई विशेष इवेंट है और कोई विशेष मतलब फंक्शन है, उस विशेष फंक्शन में हमें क्या पहनना है, हम ऐसे कौन से कपड़े पहने, हम अपने आप को कैसे वहां पर प्रस्तुत करें कि हम अपने आप को अलग दिखाएं। कई लोग होंगे, अब उन कई लोगों में आपको अलग दिखना है। ठीक, जिस तरह से आप अपने किसी फंक्शन को लेकर, भैया की शादी, बहन की शादी या कुछ और फंक्शन, बर्थडे या जो भी है, ऐसे किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप देखते होंगे, गौर करते होंगे, वहां पर कुछ लोग अलग दिखते हैं और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो चाहे पहनावे को लेकर हो, वो चाहे उनके बात करने का तरीका को लेकर हो, कोई भी हो, वो एक अलग प्रेजेंटेशन है, वो एक अलग व्यक्तित्व को खड़ा करता है। वही चीज अब आपके यहां पर आती है। जब आपसे आयोग के द्वारा सवाल पूछा जाएगा तो अब आपको अपना उत्तर, क्योंकि अब उस समझ लीजिएगा एक तरीके की फंक्शन है, उस फंक्शन में एक प्रकार का फेस्टिवल है। भाई एग्जाम मिलना, मेंस का एग्जाम मिलना किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस पायदान तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और तो एक प्रकार का उत्सव है ये। तो इसको एक उत्सव की तरह से मनाइए, प्रस्तुतिकरण की तरह से मनाइए। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन वो हो जो आपको उस भीड़ में, जो थोड़ी ही सही लेकिन आपको भीड़ से अलग कर ले। आपको आपके स्टाइल, आपका आंसर लिखने का स्टाइल, आपका सोचने का स्टाइल, वे जैसे कहते नहीं है, हमारे सोचने का तरीका, कई सारी समस्याओं के समाधान बड़े सामान्य से होते हैं जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं का एक स्मार्ट समाधान भी होता है। वो जो स्मार्ट समाधान है, वो जो होता है, वही आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो मुख्य परीक्षा, ध्यान रखिएगा, ये आपके ज्ञान का नहीं है, बल्कि ये आपके प्रस्तुतिकरण की परीक्षा है। ठीक है ना। यहां पर जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाएगा, आपका पर्सनालिटी चेक किया जाएगा कि इस बच्चे के सोचने का तरीका कैसा है, इस बच्चे के प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है। यही प्रेजेंटेशन, फिर मैं थोड़ा सा तीसरे कदम पर भी चल पड़ता हूं, यही जो आपका राइटिंग आंसर वाला रहा, आपका जो लिखित परीक्षा रहा, यही प्रेजेंटेशन जो आपने यहां पर पेन और कॉपी से दिया है, यही अब आपका तीसरे वाले पायदान पर पहुंचेगा तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरव्यू, उसे कहा जाता है साक्षात्कार। ठीक है ना। अब आप ध्यान रखिएगा, तो जो आप इंटरव्यू देंगे, जहां पर आप वर्बली अपनी बातों को रखेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, अपने
पूछे गए सवाल का उत्तर देंगे, वही काम आपको यहां पर लिखित तौर पर करना है। तो पहली बात तो सर पर एक बोझा जो है वो हटा लीजिए। बोझा एक बात का है ना, क्या लिखें क्या ना लिखें, कैसे लिखें, पर क्योंकि उसमें डायलेमा की पोजीशन बनी है कि क्या ये हमारे नॉलेज को चेक कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, आपके नॉलेज, मेंस एग्जाम नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन को चेक करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी, हम लोग इसके आगे बढ़ें। इस प्रकार के आपके मॉडल आंसर, इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन के तरीके हो सकते हैं, डिकोड एग्जाम हम और हमारे साथी जो हैं, हमारे सहयोगी जो हैं, जो अलग अलग विषयों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपको समय समय पर ये सवाल के जवाब कैसे लिखने हैं उसका एक अभ्यास कराने का, उसका एक प्रयास करेंगे। ठीक है, चलना देखिए आपको होगा, करना आपको होगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको एक रास्ता बता पाएंगे कि ये एक रास्ता हो सकता है, जैसा मैं अभी आपसे बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, चलो भाई। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को लेने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा उसी पिक्चर पर आ जाएं और मैं आपको क्वेश्चन लेने से पहले कुछ और बातें बता दूं मुख्य परीक्षा को लेकर के। ठीक है ना, मैं आपको कुछ और बातें बता दूं मुख्य परीक्षा को लेकर के। ध्यान रखिएगा, जब आप मेंस का यानी आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो मुख्य परीक्षा है जिसमें होता है कि लिखावट, तो सामान्य सी कुछ बातें मैं आपको बता दूं। सामान्य बात यह है कि आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, जो सब लोग बताएंगे, और ये बात तो आपको बचपन से बताई जा रही है कि लिखावट, राइटिंग साफ सुथरी रखो भाई। ऐसा लिखो कि खुद भी पढ़ो और कोई और भी पढ़ ले। ऐसा बिल्कुल मत लिखो कि खुद पढ़ो और खुदा पढ़े, क्योंकि खुदा के पढ़ने से सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है कि नहीं। खुद पढ़े और जो अगला व्यक्ति है वो भी पढ़कर समझ पाए कि भाई आप कह क्या रहे हो, बता क्या रहे हो। तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक, बहुत सामान्य सी बात है आपके लिए। ठीक है, दूसरी जो एक और सामान्य सी बात है कि आप अपनी राइटिंग में, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग एरर कहते हैं और हिंदी में मात्राओं की गलती कहते हैं, ये दोनों मत करिए। मतलब मिनिमाइज कर लीजिए, एक आध गलती हो जाती है, उसके लिए कोई अपराध नहीं है, उसके लिए कोई बहुत कठिन सजा भी नहीं होगी। ठीक है, तो एक आध दो गलती हो सकती है, लेकिन कई एक बार हमने देखा कि साहब का, की, के, इन सब में गलतियां होती हैं, में है, इन सब में गलतियां होती हैं। तो कोशिश करिए इस प्रकार की बहुत छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जैसे हम लोग स्पेलिंग एरर कह सकते हैं, जैसे हम लोग मात्राओं की गलतियां कहते हैं, वो मत करिएगा। ये बड़ी सामान्य सी बात है, बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं और उस पर कुछ लोगों ने काम किया और कुछ लोग शायद नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने किया है, शायद इसी वजह से आप इस पायदान पर हैं, उसको सही करने का प्रयास किया। अब आता है आपका राइटिंग, यानी अब आपका आता है आंसर लिखना। तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात क्या ध्यान रखिएगा? पहली बात का ध्यान रखिएगा, आपसे जो पूछा जाए उसका उत्तर करिएगा। यानी अब मैं इसी को दूसरी भाषा में बोलता हूं, जो आपसे ना पूछा जाए, जो ना पूछा जाए उसे ना लिखें, उसे ना लिखें। इस बात का ध्यान रखिए। इस लाइन को समझ रहे हैं? मैंने जो लाइन लिखी है इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जो ना पूछा जाए उसको ना लिखें। यानी किस चीज में? आपके प्रश्न में। जैसे भी मैं कुछ देर बाद आपको कुछ प्रश्न दूंगा, आपके साथ उन प्रश्नों पर डिस्कशन भी करूंगा, तो ध्यान में रखिएगा। इस लाइन का मतलब है कि आपसे जो पूछा जाए वो लिखिए। कई बार होता क्या है, जब कोई बच्चे, यानी अधिकांश तौर पर या थोड़ा ये नंबर कम ज्यादा हो सकता है, कई बच्चे ये सोच लेते हैं, ये विचार कर लेते हैं कि हम ये भी लिख दें, हम वो भी लिख दें, और वो बेसिकली अपनी नॉलेज का, अपने विद्वता का परिचय देने लगते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि आपको अपनी विद्वता का परिचय नहीं देना है, आपको अपने ज्ञान का बखान नहीं करना है कि मैंने इतना पढ़ लिया है, मेरे पास इतना ज्ञान है। बिल्कुल नहीं। अब आपको अपने ज्ञान की प्रस्तुतिकरण करनी है, और ज्ञान की प्रस्तुतिकरण का पहला कदम जो है वो यही है कि सवाल में जो पूछा जाए आपको उसी का जवाब देना है, जो नहीं पूछा जाए उसका जवाब कतई नहीं देना है। एक लाइन ध्यान में रखिएगा, ठीक है? एक बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात, अब आप जब इस बात को ध्यान में रख लेंगे तो करना क्या है कि
जब आपके सामने सवाल आएगा तो सवाल में जब आप पढ़ रहे होंगे तो किसी भी सवाल को 2 बार पढ़िएगा। 2 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ जरा पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा वो एक सवाल में पूछा जाने वाला वो शब्द क्या है, वो लाइन का कुछ हिस्सा क्या है जो हमसे पूछना चाह रहा है, अब हमसे जब पूछना चाह रहा है, जो सवाल पूछना चाहता है, सवाल के अंदर में क्या चीज पूछ रहा है, तभी तो आप जान पाओगे कि हमसे पूछ क्या रहा, हमको बताना क्या है। तो जो ना पूछा जाए उसे तो कतई नहीं बताना है। कई बार बच्चे ऐसा कर जाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, आपके उत्तर के एक शब्दों की संख्या दी गई है कि इतने ही शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है, और जब उतना निर्धारण कर दिया गया कि इतने शब्दों में, उदाहरण की बात करें कि 200 शब्दों में आपको कोई सवाल लिखना है, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब यह है कि उस सवाल की मैक्सिमम लेंथ कितनी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 200 शब्द। यानी अब आपको अपने आंसर को समेटना है 200 शब्दों के अंदर। यानी कोशिश ये करिएगा कि आप अपने आंसर को 190 शब्दों में, 185 से लेकर 190 शब्दों में, 195 शब्दों में समेट दीजिएगा। ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ और बात बता दूं। अब आपको लगेगा कि सर अगर मान लीजिए 2, 4, 5, 10 शब्द बढ़ जाएं, 200 की जगह 210 हो जाए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बहुत ज्यादा कि आप 200 की जगह 210 शब्द लिख जाएं, हो सकता है। लेकिन यहां पर कुछ बच्चे जो अपनी विद्वता का परिचय देते हैं, वो करते क्या है, वो भूल जाते हैं कि हमारे शब्दों की लिमिट क्या है। वो शायद भूल जाते हैं या वो ये अपने दिमाग को समझा नहीं पाते हैं कि मुझे अपने आंसर में अल्टर काटना क्या क्या है। और काटना वही है जो सवाल में नहीं पूछा गया है, जो ऊपर लाइन लिखा गया है। जो ना पूछे वो कतई ना बताएं, जो पूछा जाए वही बताएं। इस बात का ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आपको अपने दिए गए शब्दों की अनुपात नहीं, शब्दों के संख्या में, निर्धारित संख्या में अपना उत्तर देना है। उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप वो भी आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपको नहीं देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शब्दों की लिमिट का ध्यान रखिएगा। जो न पूछा जाए इसको बिल्कुल मत लिखिएगा, जो पूछा जाए वही लिखिएगा। ठीक है ना। बाकी बातें हम लोग अभी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो वहां पर हम लोग उसको करते चलेंगे। ठीक है ना। चलो भाई, इसी तरह से मैं आपको कुछ और बातें बताता चलूंगा जैसे जैसे हम लोग और क्लासेस को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। चलो भाई, अब आपके सामने एक सवाल है जो कि जिसका आंसर भी आप लोगों को दिया जा चुका है। ये एक मॉडल क्वेश्चन है और इस सवाल का आंसर भी आपको दिया गया है। ठीक है ना। अब इस पूरे सवाल को जरा गौर से पढ़िए। क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि वास्तुकला की नागर शैली का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसकी उपशैलियों की विशेषताओं का वर्णन करिए। ठीक। अब देखिए, गौर से देखिएगा, ये सवाल की संख्या, ये सवाल का शब्द संख्या कितना है, तो ये 200 शब्द के सवाल में आता है। मतलब आपके उत्तर की अधिकतम सीमा जो जा रही है, मैक्सिमम लिमिट जो जा रहा है, वो 200 वर्ड्स है। यानी अब आपको यहां से 200 शब्दों के अंदर आपको समेटना है। ठीक। अब यहां पर देखिए कि हमसे पूछ क्या क्या रहा है। एक बार दोबारा से सवाल पूछते हैं और कुछ चीजों को अंडरलाइन करते हैं। कह रहा है कि वास्तुकला का मतलब होता है आर्किटेक्चर। वास्तुकला में भी किस बात पर ध्यान देना है? नागर शैली पर ध्यान देना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियां हैं, नागर है, द्रविड़ है और बेसर है। पूछ क्या रहा है? नागर शैली। यानी द्रविड़ का और बेसर का तो नाम ही लेना नहीं है, नाम तो छोड़िए, सोचना नहीं है। एक इंपॉर्टेंट आपको मिल गया, एक इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया कि हमको कहां पर टिकना है, नागर शैली पर टिकना है। फिर इसके बाद आगे पढ़िएगा, संक्षिप्त परिचय दीजिए। मतलब बहुत ज्यादा नहीं बताना है आपको नागर शैली के बारे में। ठीक है। तो नागर शैली का संक्षिप्त परिचय देते हुए नागर शैली की जो उपशैलियां बन रही हैं, यानी अब आपको यहां पर जब अपना आंसर लिखना है तो आप किस बात पर ध्यान देंगे? तो आपको ध्यान देना है कि पहले तो हम नागर शैली के बारे में बताएंगे। ठीक। अब देखिए, जब आप इस सवाल को
लिखना शुरू करेंगे तो इसमें 3 हिस्से होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके 200 शब्दों वाले सवाल होते हैं, वैसे तो किसी भी सवाल के 3 ही हिस्से होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अब आपको यहां पर एक काम करना है, और वो काम क्या है, आपको परिचय देना है, जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसे ही एक और शब्दावली में बोला जाता है भूमिका। भूमिका, भूमिका, इंट्रोडक्शन, भूमिका, परिचय, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वास्तुकला के नागर शैली का परिचय देना है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? जो कि देखिए, इन सवालों के जवाब आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। इन सवालों के जवाब आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। आपने उसको पढ़ भी लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपने उसको लिख भी लिया होगा। ठीक है ना? और अगर नहीं किया होगा तो आप डिकोड एग्जाम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको भी इस प्रकार के सवालों का और इस प्रकार के उत्तर लिखने की जो शैली होगी वो आपको पता चल जाए। तो बिना देरी किए फटाफट डिकोड एग्जाम को ज्वाइन करिए, ताकि आप भी अपनी जिंदगी के उस क्षेत्र में, जिसे सफलता कहते हैं, जिसे प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, जिसको एसडीएम और डिप्टी एसपी कहते हैं, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करें। तो बिना देरी किए डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको लग रहा है प्रचार कर रहे हैं, प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी डिकोड एग्जाम दे रहा है, तो आपको डिकोड एग्जाम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसे प्रचार मत मानिएगा, ठीक है? ये एक सजेशन है, ये एक सलाह है। तो नागर शैली, अब आप देखिए मैंने क्या बोला, किसी भी सवाल के 3 अंग हैं। किसी भी सवाल के 3 अंग हैं। 3 अंग का पहला अंग कौन सा है? फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? नागर शैली का देना है। कितना बड़ा देना है? संक्षिप्त देना है। ठीक है, संक्षिप्त देना है। छोटा, संक्षिप्त का नहीं, छोटा। अब आप संक्षिप्त देंगे तो फिर आपके पास शब्दों की संख्या कितनी है इंट्रोडक्शन के लिए? मानकर चलिए 25 शब्द। यानी आपका जो इंट्रोडक्शन बनने वाला है वो बनने वाला है 25 शब्द का। 2 4 5 ज्यादा, 2 4 5 कम। ठीक है, वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 5 ज्यादा भी हो सकता है, 2 4 5 कम भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, जिसमें आप नागर शैली बताएंगे। उत्तर भारत की शैली है और गुप्त काल में शुरू हुई है। नगर शब्द से नागर बना हुआ है। इस प्रकार के परिचय के साथ आप नागर शैली का परिचय दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आइए, आपने 25 शब्दों में नागर शैली का उत्तर दे दिया। देखो, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताने वाला कि क्या क्या लिखना है, वो आपको खुद तय करना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता हो आप में से कई बच्चे कॉपी कर लें। अच्छा, सर ने तो ये बताया था, यही वाला लिख दिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक व्यक्ति का प्रेजेंटेशन अलग होता है, हर एक व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है, हर एक व्यक्ति का थंब इम्प्रेशन अलग होता है। तो आपका थंब इम्प्रेशन जाना चाहिए, आपका थंब इम्प्रेशन, क्योंकि कुर्सी तो आप ही को मिलेगी ना, तो आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए। तो नागर शैली गुप्त काल में आई है। नागर शैली मंदिर वास्तुकला की सबसे पुरानी शैली है। नागर शैली उत्तर भारत में है और उत्तर भारत की प्रमुख शैली में है ना, मंदिर के स्थापत्य कला में। यानी कुल मिलाकर आपको नागर शैली का परिचय देना है, प्राचीनता से लेकर उसमें कुछ और फीचर्स जो आते हैं उनको लेकर के। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग संक्षिप्त परिचय के बाद अगले नंबर पर आते हैं। तो अगला नंबर क्या है? अगला नंबर कहता है कि जो इसकी उपशैलियां हैं उनकी विशेषताओं का, उपशैलियों की विशेषताओं का। तो नागर शैली की कई सारी उपशैलियां हैं, जैसे खजुराहो के मंदिर हो गए आपके, जैसे उड़ीसा का आपका वो जगन्नाथपुरी का मंदिर हो गया आपका, थोड़ा गुजरात की क्षेत्र की ओर चले जाइए, है ना। यानी इसके कई अपने अलग अलग उपशैलियां हैं, छोटे छोटे। मतलब नागर शैली प्रमुख तौर पर है, लेकिन नागर शैली से प्रभावित होते हुए आप देखेंगे तो आपको कुछ और उसमें अलग अलग क्षेत्र में, बंगाल में थोड़ा अलग परिवर्तन मिलेगा, मालवा क्षेत्र में थोड़ा अलग परिवर्तन मिलेगा, खजुराहो की बात करें तो खजुराहो के मंदिर में थोड़ा अलग परिवर्तन मिलेगा। तो जो उपशैलियां हैं उनका विशेषताओं का वर्णन करना है। मतलब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जिसे हम लोग मुख्य भाग कह सकते हैं, जिसे हम लोग मुख्य भाग कहेंगे, मेन कंटेंट कहेंगे, वो कहां पर आ रहा है? ये सेकंड पार्ट है आपके सवाल का। वो कहां पर है? उपशैलियों की विशेषताओं का,
उपशैलियों की विशेषताएं बतानी है, ये आपके सवाल का मुख्य हिस्सा है, ये आपके सवाल के मेन कंटेंट में आ जाएगा। और ध्यान रखना है, अब आपको अपना सवाल 200 शब्दों में देना है। हम मानकर चल रहे हैं कि आप अपने सवाल को करीब करीब 190 शब्दों तक लेकर आ जाएंगे। आपने करीब 25 शब्द, मानकर चलते हैं 25 से 30 शब्द, 30 शब्द में मान लो इंट्रोडक्शन में दे दिए, ठीक है, 30 शब्द आपने इंट्रोडक्शन में दे दिए। यानी अब आपके पास बचे हुए हैं कितने विषय, कितने शब्द, अब आपके पास बचे हैं 160 शब्द, 160 शब्द, 160 वर्ड बचे हैं, ठीक है। इसी 160 वर्ड में ही, या 170 मान लेते हैं, 170 वर्ड में ही अब आपको दो चीजें करनी है। दो चीजें क्या, एक तो मेन कंटेंट लिखना है और उसके बाद इसका कंक्लूजन भी तो बचा होगा। अब आपको मेन कंटेंट पर आना है, तो ध्यान में रखिएगा उस 170 शब्दों में से करीब करीब 20 शब्द किनारे कर दीजिए। यानी अब आपके पास बच गए 150 शब्द, 150 शब्द बच गए। यानी जो आपका मेन कंटेंट होगा, जिसमें आप उनकी उपशैलियों और जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ध्यान में रखिएगा, जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको मेंशन करते चले जाना है कि ये है, ये है, ये है, ठीक है ना। चलो भाई, तो 150 शब्दों में आपको बताना है मुख्य हिस्सा, जो कि आपका उपशैलियों की विशेषता के तौर पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देख लीजिए, तो आप करीब करीब 175 से 180 शब्द के आसपास जा चुके हैं। 175 से 180 शब्द जा चुके हैं। मैं थोड़ा और बढ़ा दूं इसको, तो आप मानकर चलिए कि 150 से 160 शब्द तक जा सकते हैं, 150 से 160 शब्द तक जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आपके पास बचा हुआ है कंक्लूजन, जिसमें आपने नागर शैली का परिचय दिया, उसकी उपशैलियों की विशेषताओं का वर्णन किया, और अब आप उसका कंक्लूजन लिखेंगे बमुश्किल 15 से 20 शब्दों के अंदर, ज्यादा नहीं। अब आप लिखेंगे निष्कर्ष, मैं निष्कर्ष नीचे ही लिख देता हूं। अब आप लिखेंगे अपने सवाल का निष्कर्ष। निष्कर्ष जो लिखेंगे, मानकर चलिए वो करीब करीब 15 शब्दों का होगा। 10 से 15 शब्दों का निष्कर्ष लिख दीजिएगा। चलो 20 शब्दों तक लिख दीजिएगा। अब इस पूरे चीजों को जोड़ लीजिएगा, अगर आप सब कुछ जोड़ लीजिए तो आप 200 शब्दों के अंदर होंगे। 5-10 ज्यादा, 210 तक की लिमिट है, वहां तक, या कोशिश करिए कि हम 200 के अंदर ही हो जाए, इससे ज्यादा मत करिएगा। यानी अपनी विद्वता का बहुत ज्यादा परिचय आपको नहीं देना है, आपको अपने नॉलेज का, जिसे हम विद्वता कहते हैं, उसका परिचय मात्र देना है, उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसका प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डीप में अब नागर शैली में पहुंच गए, वो शिखर और उसमें जो है वो चबूतरा और जगती और सब कुछ, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा ना हो जाए कि आप नागर शैली का ही उल्लेख करते चले जाइए और उपशैलियां रह जाएं, ये भी नहीं करना है। उपशैलियों का ही बहुत ज़्यादा वर्णन कर दीजिए, परिचय और आप निष्कर्ष न लिख पाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सवाल का बहुत ज़्यादा उत्तर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आप लोगों के पास उत्तर के तौर पर विद एक्सप्लेनेशन आपके पास जा चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से आइए मौर्य काल में बौद्ध वास्तुकला को लेकर के। अब जब मौर्य काल की बौद्ध वास्तुकला पर जाएंगे, तब आपको ध्यान देना है कि आपको दो चीज़ों पर बात करनी है, मुख्य तौर पर दो चीज़ों पर बात करनी है। जब आप बौद्ध वास्तुकला की बात करेंगे, वो भी मौर्य काल में बात करेंगे, तो आपको दो चीज़ों पर बात करनी है। एक होगा आपका स्तूप, जिसे अशोक के द्वारा बनवाया जा रहा है, स्तूप, और दूसरा होगा आपका जिसे हम लोग कहते हैं गुफा, आजीवक वाली गुफा, वो क्या नाम है, नागार्जुनी गुफा, वो जो इस प्रकार की गुफा मंदिर है, या जिसे हम लोग गुफा कह लें खाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़ने वाली गुफाओं जो मौर्य काल में है, जिनका आपको उल्लेख करना है। अब मौर्य काल दे दिया है तो ध्यान रखिएगा, अजंता, एलोरा, बाघ की गुफा, इन पे मत चले जाइएगा क्योंकि ये गुप्त काल के और गुप्तोत्तर काल के हो जाएंगे। आपको मौर्य काल में आना है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके बिहार में बनने वाली बौद्ध गुफाएं हैं, है ना, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक। अच्छा, एक चीज का और ध्यान में रखिएगा, स्तूप के भी बारे में बताइएगा, स्तूप क्या होता है,
स्तूप क्या, उसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो जब आप मौर्य वास्तुकला का वर्णन करेंगे, उसके स्वरूपों का वर्णन करेंगे, तो बौद्ध कला को लेकर के ध्यान में रखिएगा, स्तूप का वर्णन करना है और गुहा का वर्णन यानी गुफा का वर्णन करना है, जिसमें आपको अपना आंसर देना पड़ेगा। जब आप स्तूप के बारे में बता रहे होंगे तो ध्यान में रखिएगा, स्तूप के दो हिस्से होते हैं। एक जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक जिसमें हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, वो है आपका विहार, बौद्ध विहार, और एक आपका चैत्य गृह बनता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना मुख्य तौर पर, ठीक है। तो साथ ही साथ आप स्तंभ का भी उल्लेख कर सकते हैं, अशोक के स्तंभ का, लेकिन अशोक का जो स्तंभ है वो उसके बौद्ध कला से कम प्रभावित, उतना ज्यादा प्रभावित नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं वो बौद्ध कला का हिस्सा ना हो करके वो उसकी रॉयल यानी कि उस जमाने की जो दरबारी कला है उस कला को बात करता है, वो कोर्ट आर्ट को लेकर बात करता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इन दो चीजों पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। और इनमें भी वही काम करेंगे आप। पहले तो आप मौर्य काल के थोड़ा विषय में यानी कि उनके वास्तुकला के विषय में बताएंगे कि दो प्रकार की वास्तुकला होती है, एक इस प्रकार की और एक इस प्रकार की। एक लोकप्रिय कला है और जिसे पॉपुलर आर्ट कहा जाएगा, और एक आपका कोर्ट आर्ट है जिसे दरबारी कला कहा जाएगा। ये परिचय का पार्ट होगा, ठीक है ना। फिर आप मेन इस पे आते हैं, मेन कंटेंट पर आते हैं, तो आप स्तूप पर और गुफा पर आकर रुक जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप स्तूप वगैरह का परिचय दे रहे होंगे, स्तूप के बारे में बता रहे होंगे, तो बौद्ध स्तूप का जो बेसिक डिजाइन है, जो बेसिक डिजाइन आउटर लाइन, आप उसको चित्र के माध्यम से भी बना सकते हैं। अगर आप चित्र भी बना देंगे ना, जो आपने लिखा उसका चित्र बना दिया, तो फिर वो आपका प्रेजेंटेशन और बढ़िया हो जाएगा और शानदार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। जहां पर आपको लगे कि आप अपने सवाल के जवाब के तहत आप चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा उसको रंगीन उंगीन मत करने लगिएगा, सामान्य तौर पर जो चित्र बना सकते हैं तो वो करिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, ये तो हो गए हम लोगों के 200 शब्द वाले सवाल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से देखा जाए तो हम लोगों के कुछ सवाल होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं, जैसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के तौर पर जानते हैं, 125 शब्द में आते हैं। अब देखिए 125 शब्द के जब सवाल आते हैं, जब आपके पास लिमिट बहुत कम रह गई, तो कोशिश ये करिएगा जब आप 125 शब्दों का जवाब करिएगा तो आप मेन पूरी तरह से आप ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है और आप उसी पर। अब आपके पास बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा कंक्लूजन लिखने का मौका नहीं होगा इस प्रकार के सवालों में। जब आपके वर्ड लिमिट बहुत कम हो जाती है तब आपका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत मुश्किल 10-15 शब्दों में इंट्रोडक्शन कर दीजिएगा और बमुश्किल 10 शब्दों में कंक्लूजन कर दीजिएगा। यानी कुल मिलाकर आप 100 शब्दों में जो सवाल का मुख्य हिस्सा होता है, जो सवाल में पूछा जा रहा मुख्य हिस्सा, उसको लिखने का प्रयास करिएगा। अब आपसे कह रहा है पहला सवाल कि ताजमहल की वास्तुगत विशेषताओं का वर्णन करिए। उसका आर्किटेक्चरल जो फीचर है उसके बारे में आपको बताना है कि उसका वास्तुगत विशेषता क्या है। तो उसमें आप पहले तो थोड़ा सा आप बता दीजिएगा ताजमहल कब किस काल का है, तो मुगल काल का है। किसके द्वारा बनवाया गया, तो शाहजहां। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो कि आप 10 से 15 शब्दों में कर देंगे कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का जो सबसे शानदार उदाहरण है वो ताजमहल है। ताजमहल जिसे मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल को ध्यान में रखते हुए बनवाया गया। ये हो गया खत्म, अब आपका खत्म हो गया। अब आइए ताजमहल के वास्तुगत विशेषताओं को लेकर के, जिसमें आपको बताना है कि ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिसमें चारबाग शैली का प्रयोग किया गया है। उस मेन स्ट्रक्चर को जिसे ताजमहल कहते हैं, जिसे बनाया गया, वो सफेद संगमरमर से बनाया गया है। उस सफेद संगमरमर में सुंदरता को बढ़ाने के लिए पिट्रा ड्यूरा वर्क, जिसे पच्चीकारी कहा जाता है, वो कार्य किया गया है, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर अब आपको ताजमहल के बारे में बताना है। उसका गुम्मद प्याजनुमा, ये कुछ हिंट हैं, दीज आर हिंट, ये आंसर नहीं, ये हिंट है जिसमें आपको अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है। गुम्मद उसका जो है वो आपका प्याजनुमा है, जो परंपरागत गुम्मद के आकार से बिल्कुल अलग गुम्मद दिखाई पड़ता है। परंपरागत रूप से चारों तरफ यानी कि इसके जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका चार कोण पर आप देखेंगे तो 4 मीनारें बनी हुई हैं, 4
पिलर आपके दिखाई पड़ेंगे जिसको मीनार कहते हैं, तो 4 मीनार बनी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताना है और वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए चले जाइएगा। ठीक है, ऊंचा चबूतरा पर बना है जो कि ऊंचा दिखाई पड़े, ऊंचा का मतलब दूर से दिखाई पड़े, अपने भव्यता को, अपनी विशालता का प्रदर्शन कर पाए। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सफेद संगमरमर की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए पच्चीकारी का काम किया गया है। पच्चीकारी के काम के तहत सुलेखन का काम किया जा रहा, उसमें सुलेख लिखे गए, अच्छे अच्छे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो सुंदर लगे। अलग अलग प्रकार के रंगों का, या इस पच्चीकारी में अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद जब आप लिखेंगे तो उसमें आप गुम्मत पर आ जाइएगा। गुम्मत को बताइएगा, गुम्मत जो है प्याज नुमा है, जो कि परंपरागत जो गुम्मद होते हैं जो अर्ध चंद्राकार होते हैं वैसे नहीं हैं। तो इस सारी चीज़ों को आप यहाँ पर बताइएगा। तो इन सभी सवालों को गौर से देखिएगा। इन तीनों सवालों को जब आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा कंक्लूजन लिखने का मौका नहीं मिलेगा। मुख्य तौर पर जो पूछा जा रहा है उनको बताते चले जाइएगा। 125 शब्द के सवालों में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने, बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने का मौका नहीं मिलेगा। भित्ति चित्रकला, जिसे हम लोग म्यूरल आर्ट, जिसे हम लोग वॉल पेंटिंग ऐसे शब्दों के तौर पर जानते हैं, तो जो हम लोगों का भित्ति चित्रकला है, इसकी अगर बात करें तो भित्ति चित्रकला में देखिए, म्यूरल आर्ट, वॉल पेंटिंग की बात करें, अजंता, एलोरा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि म्यूरल आर्ट के रूप में अजंता की चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है। अजंता की चित्रकला, आप देखिए ये स्टेटमेंट वाला सवाल है, ये स्टेटमेंट वाला सवाल है। स्टेटमेंट में कह रहा है अजंता की चित्रकला सबसे शानदार है। अब आपको अपने उत्तर में उन सारे प्रमुख तथ्यों को, उन सारे प्रमुख बातों को लिखना है जिससे हम ये साबित कर सकें कि ये जो कथन दिया गया है, ये कथन हम जस्टिफाई कर पाए कि हाँ साहब सबसे शानदार है, एलोरा से भी शानदार है, बाघ की गुफा से भी शानदार है। ठीक है ना। इसकी विषय वस्तु आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे बौद्ध विषय वस्तु पर आधारित है। अजंता की आप जानते ही औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, अब आप जब इस सवाल का जवाब करेंगे कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और औरंगाबाद का नया नाम क्या है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। वर्तमान समय में औरंगाबाद को ये कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, करीब करीब आप देखेंगे तो इस अजंता की चित्रकला में प्राचीन काल के अलग अलग राजवंशों ने, विशेष करके वाकाटक वंश और गुप्त वंश के शासनकाल में इस चित्रकला में यानी कि अजंता में काफ़ी कुछ कार्य किया गया है। बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखता है। जातक कथाओं का जो वर्णन किया गया, जो जातक कथाएं वो लिखी गई हैं। तो इन सारी चीज़ों का, किन किन रंगों का प्रयोग किया गया, विशेष तौर पर अजंता में आप जानते हैं प्राथमिक रंगों का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। प्राइमरी कलर आपको दिखाई पड़ेंगे, कौन सा कलर अनुपस्थित है, ये सब कुछ बताते चले जाइएगा। तो ये सारा आपका आंसर आ जाएगा। बस जब भित्ति चित्रकला जो दिया गया है, जैसे वॉल पेंटिंग कहा जाता है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा कि भित्ति चित्रकला के प्रमाण या भित्ति चित्रकला का हम लोगों को जो साक्ष्य है वो प्राचीन काल से मिलता चला आ रहा है। और ये प्राचीन काल से मिलने वाला साक्ष्य अजंता की गुफा में आते हुए वहाँ की चित्रकला में अपने चरम अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगा। चरम अवस्था में क्या क्या दिख रहा है वो बताते चले जाइएगा। इसी तरह से आइए, शास्त्रीय संगीत क्या है, क्लासिकल म्यूजिक, व्हाट इज क्लासिकल म्यूजिक। तो पहले तो बताइएगा शास्त्रीय गीत क्या होता है, शास्त्रीय संगीत क्या होता है। शास्त्रीय संगीत वो संगीत है जो हमारे संगीत का यानी हमारे संगीत कला का पुरातन वो रूप है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है और जिसका बहुत ही शानदार प्रमाण जो है वो हम लोगों को सामवेद और सामवेद के एक उपवेद गंधर्व वेद से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप भरत मुनि की नाट्य शास्त्र किताब का भी वर्णन कर सकते हैं, जहां पर आप शास्त्रीय संगीत क्या है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो करीब करीब 15 शब्दों के अंदर होगा वो लिख डालिएगा। फिर क्या कह रहा है, ख्याल संगीत का। शास्त्रीय संगीत में आप देखेंगे तो उसमें ध्रुपद है, ध्रुपद संगीत है आपका। ये ख्याल संगीत आपका हिंदुस्तानी कला संगीत का हिस्सा पड़ता है। दो प्रकार के हैं ना, एक हिंदुस्तानी कला शैली है, एक आपका कर्नाटक शैली है। तो जो ध्रुपद शैली है और जो ख्याल शैली है ये आपकी हिंदुस्तानी कला शैली का हिस्सा बनता है।
ठीक है। तो ख्याल शैली, अब ख्याल क्या होता है? तो ख्याल एक प्रकार का विचार, एक प्रकार की कल्पना है जिसको गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है। तो अब आप ख्याल संगीत के बारे में बताइएगा कि ये क्या होता है, इसमें राग, इसमें लय, इसमें स्केल, इन सब का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब प्लस साथ ही साथ आप ख्याल से संबंधित कुछ घराने हैं, कुछ घराने, ग्वालियर घराना है, कैराना घराना है, आपका आगरा का घराना है ना, इनका उल्लेख कर दीजिएगा। तलवंडी का घराना है, इनका उल्लेख कर दीजिएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, वैसे ये मॉडल आंसर थे। इन मॉडल आंसर का आपको जो आंसर है वो दिया जा चुका है। ठीक है। फिर से एक बार आपको याद दिला दें, अगर आप में से किसी के पास न मिला हो तो आप तुरंत डिकोड एग्जाम को ज्वाइन करें। वहां पर आपको ये सारे मॉडल आंसर भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ और भी मिलेंगे, कुछ सवाल और मिलेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मॉडल आंसर देख करके आप ये समझ सकते हैं कि हमको अपना आंसर कैसे लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको और सवाल दिए जाएंगे, 5 सवाल और दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। अब उसको आप, जैसे होता नहीं है, जब आप पढ़ते रहे होंगे बचपन में तो आपके किसी टॉपिक का पहले एग्जाम्पल दिया रहता था कि देखो ये एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद उसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे। ये वही है। तो इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। अब हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, जिस पर हम लोगों को काम करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी उसी 2 तरीके से, 200 वर्ड्स है आपका और आपका 125 वर्ड्स है। शुरुआत 200 वर्ड्स के साथ करते हैं। कहता है कि सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। संपूर्ण मुगल काल लघु चित्रकला से परिपूर्ण है, इस कथन की व्याख्या करिए। अब आपको ध्यान में दीजिएगा, यहां पर सवाल किस चीज की बात कर रहा है? बात कर रहा है चित्रकला को लेकर के, लघु चित्रकला को लेकर के। लघु चित्रकला जिसे मिनिएचर कहा जाता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको मिनिएचर कहा जाता है। लघु चित्रकला और लघु चित्रकला अलग अलग समय पर है। बंगाल की भी लघु चित्रकला है, गुजरात में भी आपको दिखाई पड़ेगी, अहमदनगर में भी आपको दिखाई पड़ेगी, उधर तंजौर में भी आपको दिखाई पड़ेगी, दिल्ली सल्तनत में भी आपको दिखाई पड़ेगी, राजपूत काल में भी आपको दिखाई पड़ेगी, है ना। राजपूतों की कई सारी शैलियां हैं, स्थानीय शैलियों में भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब आपसे कह क्या रहा है, देखिए गौर करिएगा। जो मैंने इतनी सारी बातें बता दी उनको किनारे कर दीजिए, उनको किनारे कर दीजिए। अब आपको जिस मिनिएचर आर्ट पर काम करना है, जिस मिनिएचर आर्ट पर आंसर लिखना, वो कौन सा है? मुगल काल। यानी न तो आपको मुगल काल से पहले की चित्रकलाओं के बारे में बात करना है और न मुगल काल के बाद की चित्रकला, है ना। अगर मैं मिनिएचर आर्ट को 3 हिस्सों में बांट दूं, 3 हिस्सों में बांट दूं तो कुछ ऐसे, एक दिल्ली सल्तनत वाला हो जाएगा, एक आपका मुगल काल का हो जाएगा, एक आपका आधुनिक काल का हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको मुगल काल के बारे में, मुगल काल का मतलब होता है बाबर से शुरुआत करते हुए हम लोग औरंगजेब तक की चर्चा करेंगे। ठीक है। अब यहां पर इस सवाल के जवाब में आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको बताना है कि व्हाट इज लघु चित्रकला। आपको बताना है मिनिएचर कला क्या है, लघु चित्रकला क्या होती है, पहले तो आपको यह बताना है। ठीक है। चलिए इसके एक अब यहां पर भी, अब चूंकि एक उदाहरण है, एक अभ्यास है, तो एक अभ्यास में आप लोगों के लिए थोड़ा सा भूमिका के तौर पर आपको बताता हूं। ठीक है। तो थोड़ा सा उल्लेख कर दीजिएगा लघु चित्रकला क्या है। यानी चित्रकला वो कला है जिसमें हम अपने मनोभावों को, जिसमें एक कलाकार अपनी भावनाओं को, अपने चारों ओर के सामाजिक परिवेश को, वो एक जैसे कहते हैं, एक छोटे से कैनवस पर, वो कैनवस कागज का, कपड़े का, किसी का भी हो सकता है, उस पर वो अपनी भावनाओं को रंग, आकार, रूप देने का प्रयास करता है। ये तो हो गई लघु चित्रकला। फिर कह रहा मुगल काल में, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो भारत में मुगल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में आपको दिखाई पड़ेगा। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच आपको दिखाई पड़ेगा। आदि ये इस दौरान आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो मुगलों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया और इस पूरे जितने बड़े हिस्से पर उन्होंने शासन किया है वहां पर आप देखेंगे तो मुगल चित्रकला का जो मिनिएचर
जो आपका मिनिएचर है उसका इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, मुगल काल में भी आप आइएगा तो प्रारंभिक दौर में जैसे हुमायूं की बात करें और बाबर की बात करें तो हुमायूं और बाबर के दौर में आपको बहुत ज़्यादा चित्रकला का इम्पैक्ट नहीं दिख पाएगा, है ना। उसके कारण है, अब आप यहां पर देखिए तो मुगल चित्रकला का विकास कब कब हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल में। बाबर और हुमायूं तो पॉलिटिकली कंडीशन को संभालते रह गए, वहां तक ही रह गए, तो बहुत ज्यादा ध्यान उनका चित्रकला की ओर गया नहीं। औरंगजेब के जमाने तक आप देखते हैं तो चित्रकला छोड़िए, जितनी भी और प्रकार की कलाएं हैं, वो चाहे संगीत की कला हो, वो चाहे चित्रकला हो, वो चाहे नृत्य कला हो, वो तो एक तरीके से बंद कर दिया गया है। उस जमाने में आप देखेंगे तो आपको स्थापत्य कला का प्रभाव डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा, आपको चित्रकला का डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा तो जो चित्रकला का आप विस्तार विकास देखेंगे वो आपको दिखाई पड़ेगा अकबर, जहांगीर और शाहजहां के जमाने में। शाहजहां का शासनकाल तो स्वर्ण काल के तौर पर आ जाएगा। तो अब आप देखिए मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है। ये विशेषता ये है कि इसमें फारसी यानी कि दिल्ली सल्तनत की चित्रकला और भारतीय शैली, जो भारतीय शैली है जिनमें बंगाल की शैली आती है, जिसमें गुजरात के क्षेत्र यानी जिसे पश्चिम भारत कहा जाता है उसकी कला आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से राजपूत कला शैली का भी प्रभाव इस पर पड़ने वाला है। तो भारतीय चित्रकला शैली का और फारसी चित्रकला शैली का प्रभाव आपको मुगल काल में दिखाई पड़ेगा। इन सब का एक मिक्सचर, इन सब का एक मिश्रण है जो कि मुगल चित्रकला में आपको आगे दिखाई पड़ेगा, कुछ अपने नए और कुछ अपने नए अस्तित्व के साथ में। जैसे आप देखेंगे तो मुगल कालीन चित्रकला में अगर आप फारसी चित्रकला में देखेंगे तो मानवीय अंकन नहीं दिखाई पड़ेगा। जो फारसी चित्रकला यानी दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला, उसमें आपको ह्यूमन पिक्चर नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मुगल काल में तो दिखाई पड़ेंगे। वो सफाविद डायनेस्टी का, सफाविद आर्ट का इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो आपको मानव, जैसे आप देखिए अकबर अपना छवि चित्र बनवा रहा है, जहांगीर के ज़माने में उसकी छवि चित्र बन रही है, शाहजहां के ज़माने में उसकी छवि चित्र बन रही है, लेकिन औरंगजेब में नहीं बनेगी, क्योंकि औरंगजेब इस बात के बिल्कुल विरोध में है, नक्शबंदी सिलसिले को मानने वाला है, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और आपको इसको प्रस्तुत करना है। ये तो हो गई भूमिका आपकी, ठीक है। बमुश्किल 25 से 30 शब्दों के अंदर का मामला है ये, और कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन कंटेंट के ऊपर। इसका जो मुख्य भाग हो जाएगा वो क्या है। अब उसमें आपको मुगल काल के दौरान आप देखेंगे तो ये मुगल शासक हैं जिनके समय में जो चित्रकला में जो भी बदलाव, जो भी नई चीज़ें होती जा रही हैं, उनके बारे में आपको बताना है। मैंने भी आपसे बताया कि बाबर और हुमायूं के ज़माने में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। बाबर अपने साथ एक बायजीद नाम का चित्रकार लेकर आया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया क्योंकि उसको ज़्यादा समय ही नहीं मिल पाया। ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। फिर दूसरी बात करें, हुमायूं भी राजनीतिक तौर पर स्थिरता के तौर पर रह गया, मतलब शेरशाह सूरी से लड़ाई वगैरह, तो वो भी बहुत कुछ नहीं कर पाया। तो वो जब फारस गया, तहमास के पास गया, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी मुलाकात जो होगी वो अब्दुल समद और ऐसे कलाकारों से होगी जिनको वो लेकर आने वाला है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने क्लास में जो किया था उसमें आपके साथ चर्चा भी किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। अब वो क्लास आपको फिर वही वाली बात डिकोड एग्जाम पर ही मिल पाएगा, ठीक है। अकबर के ज़माने से आप देखोगे तो अकबर के ज़माने से लेकर के, अब मैं यहाँ पर फिर आपको बॉक्स में बना दूं, अकबर के ज़माने से लेकर के जहांगीर तक आपको चित्रकला का विकास आपको दिखाई पड़ेगा। वैसे भी मुख्य तौर पर अकबर और जहांगीर के ज़माने में आपको चित्रकला का बहुत विकास दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक कि एक से एक कलाकार के साथ साथ आप देखेंगे कि अकबर ने तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनवा दिया है जिसका नाम ही तस्वीर खाना पड़ गया था, जिसका नाम ही तस्वीर खाना पड़ गया, यानी कि चित्रणशाला कहा जाता है हिंदी में। उस डिपार्टमेंट को जहांगीर ने और आगे बढ़ाने का काम किया है। शाहजहां के ज़माने में ये तस्वीर खाना है, ये चित्रणशाला है, लेकिन उसका अब उतना ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि शाहजहां स्थापत्य कला पर ज़्यादा फोकस कर रहा था, है ना। ताजमहल, लाल किला, ये सब कुछ, ठीक है। औरंगजेब के ज़माने तक आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चित्रकला अपने
पराभव की ओर जा रहा है, समापन की ओर जा रहा है। जिस प्रकार से अकबर और शाहजहां के ज़माने में चित्रकला जो अपने एक चरम अवस्था में पहुंचा, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल तो स्वर्णयुग कहलाता है, वो यहां तक आते आते खत्म होता जाएगा। इन हेडिंग को मत लिख लीजिएगा कि बाबर कालीन चित्रकला, हुमायूं कालीन चित्रकला, इनको आपको हेडिंग में नहीं, ये आपके पॉइंटर्स हैं। यहां पर मैंने आपको पॉइंट में बता दिया, पॉइंटर्स के तौर पर है। मतलब आप इन समय काल का उल्लेख करते चले जाइएगा और उस समय काल के साथ में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं आ रही हैं उनका उल्लेख करते चले जाइएगा। इनका हेडिंग मत बना लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल कॉपी मत करिएगा। ये पॉइंटर्स हैं आपके लिए। इन पॉइंटर्स को, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना उत्तर करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं इस सवाल के निष्कर्ष के हिस्से पर। अच्छा, ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं भाई। चलो भाई, इस सवाल के निष्कर्ष पर चलते हैं, हम लोग कंक्लूजन पर चलते हैं। तो अब निष्कर्ष ये कहता है कि चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने एक अपना विशेष योगदान दिया, एक विशिष्ट योगदान दिया और उसकी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया, जो कि मुगलों के पतन के बाद भी आपको भारत में लंबे समय तक जो आधुनिक काल की कला दिखाई पड़ेगी, वहां पर भी मुगल काल की वो परंपराएं, वो चित्रकला के कुछ पैमाने, पैरामीटर्स वो दिखाई पड़ेंगे। हो गया सवाल आपका, आंसर मिल गया हम लोगों को, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको जिस सवाल में जो भी पूछा जा रहा है उसी का जवाब दीजिए, जिसमें किसी भी तरह का इधर उधर अपने अलग विद्वता का परिचय बिल्कुल मत दीजिएगा। वो एक अलग बात है कि आप विद्वान हैं, यू आर नॉलेजेबल मैन, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत जानकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता है आयोग कि आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज में हमको भैया इतना जानना है, सब कुछ नहीं जानना, हमको सिर्फ इतना जानना है, आपके अंदर की इन विशेषताओं को जानना है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, एक और सवाल लेते हैं, इसी की तरह से एक सवाल और लेते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, लिखा गया भारत में शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं और सरकार उनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। यानी सवाल में 2 बातें छिपी हुई हैं। पहले तो आपको उल्लिखित करना है कि व्हाट इज क्लासिकल लैंग्वेजेस, शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं, ठीक। फिर इसके बाद भारत सरकार के द्वारा इन शास्त्रीय भाषाओं को बनाए रखने, इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। तो पहला काम आपको भूमिका में क्या करना है, पहला काम आपको बताना है शास्त्रीय भाषा होती क्या है, शास्त्रीय भाषा होती क्या है, हम किसे क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं, क्या ये परंपरा बहुत पहले से रही है। अच्छा, एक बात को और ध्यान दीजिएगा, यहां पर शास्त्रीय भाषा का उल्लेख किया गया है। आप कहीं पर कभी कभी होता क्या ना, एग्जाम का एक प्रेशर होता है, एग्जाम के प्रेशर में कई बार हम लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं। और अगर मैं आपको एक उदाहरण देकर बात करूं तो आप लोगों ने एक उदाहरण के तौर पर, हो सकता हो आपने एक फिल्म देखी हो, 12th पास, एक फिल्म आपने हो सकता हो देखी हो, ना देखी हो तो देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है। उससे हमें यह समझ में आता है कि हम लोगों को अपने एग्जामिनेशन हॉल में 2 चीज़ों से बचना है। मतलब वैसे तो बहुत कुछ समझ में आता, लेकिन मैं एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूं, एक सीन की बात कर रहा हूं। एक होता है अति उत्साह। देखिए, 2 ही चीजें नुकसानदायक होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, कैंडिडेट के साथ 2 ही चीजें होती हैं, तीसरी होती ही नहीं है। या तो वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते नहीं, वो अति उत्साह में पहुंचा हुआ है, अरे मेरी तैयारी बड़ी शानदार है, मैंने खूब पढ़ रखा है, ये है वो है, ठीक है। इस अति उत्साह में एक दूसरी चीज भी छिपी होती है, और वो होती है शायद घबराहट, है ना। 2 हिस्से होते हैं, घबराहट होती है और अति उत्साह होता है। इस दोनों कंडीशन में हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। और वो छोटी गलतियां क्या होती हैं, वो छोटी गलतियां ये हैं कि हम शायद जो पूछा जा रहा था उसको न समझ करके कुछ और लिख बैठे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 12th पास फिल्म जरूर देखिएगा, और उसमें एक सीन है, उसमें एक पिक्चर सीन है जिस सीन में वो एक जो मनोज कुमार, जिनका मनोज ही नाम है ना उनका, जो इस पूरे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, उनको देखिएगा गौर से। तो उन्होंने क्या किया, वो मेंस का पेपर देने गए और अति उत्साह में वहां पर टूरिज्म लिखा हुआ था कि भारत में टूरिज्म के विकास को लेकर सरकार को और क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने टूरिज्म की जगह पर उसे टेररिज्म पढ़ लिया।
ये अति उत्साह का परिणाम था और वो सब कुछ लिखा है जो सवाल में पूछा ही नहीं था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, बेसिकली ये क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात कर रहा है जिसकी संख्या 11 है ना। जल्दीबाजी में गलती से ऐसा ना हो जाए कि आप इन क्लासिकल लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज समझ बैठे और शेड्यूल 8 में चले जाएं और 22 भाषाएं समझ जाएं। वो नहीं है, वो नहीं है, ये अलग है। ठीक है ना। तो शुरुआत जब आप इस सवाल का करिएगा, देखिए मैं इस पर आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाऊंगा आंसर अपनी ओर से, वो इसलिए क्योंकि अब आपको ये काम खुद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसका टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप जानते हैं, तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए है क्या कि यहां पर आपको बताना है शास्त्रीय भाषा क्या होती है, एक बात। दूसरी बात, भारत में शास्त्रीय भाषाओं का जिसे कहते नहीं अंकन या उसका मनोनयन कब किया गया, तो 2004 वर्ष से भारत का संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत की कुछ पुरानी भाषाएं जिनके कुछ अपने साहित्य और उनकी उन भाषाओं की अपनी साहित्यिक परंपरा बनी हुई है जो कि करीब करीब 1500 से 2000 वर्षों की पुरानी है, उन भाषाओं को चुन लिया गया है ताकि उनका संवर्धन, उनका विकास, उनको संरक्षण दिया जा सके। तो उनको शास्त्रीय भाषा के तौर पर लिया गया 2004 से। ठीक, अब वो शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनको 2004 वर्ष से लेकर अभी कुछ समय पहले तक 2024 में अक्टूबर महीने से पहले तक अगर देखा जाए तो 6 भाषाएं हुआ करती थी। तो उन 6 भाषाओं को आपको बताना है कि शुरुआत दौर में इन भाषाओं को रखा गया, लेकिन चूंकि शास्त्रीय भाषा या इस प्रकार का जो काम किया गया उसको और अच्छा बनाने और कई सारे भारत की पुरानी भाषाओं का जिनका अपना एक साहित्यिक परंपरा है, जिनकी अपनी एक बोलचाल की भी परंपरा है, उसको संरक्षण और संवर्धन देने के लिए वर्ष 2024 अक्टूबर माह में 5 नई भाषाओं को शामिल किया गया है। वो 5 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? उनमें से एक मराठी है, उनमें से एक बंगाली है, बाकी आपको काम आप ढूंढिएगा। चलिए एक और बता देता हूं, उनमें से एक पाली भी है। ठीक है, तो बाकी आप ढूंढिएगा। देखिए है ना, कुछ होमवर्क है भाई, देखिए कुछ होमवर्क है आपको जो करना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ हम नहीं बताएंगे, कुछ आप करेंगे। ठीक, तो कुछ आप करिएगा, कुछ मैं बता रहा हूं। तो पहले तो आप बता दिए कि व्हाट इज क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस का उद्देश्य क्या रखा गया था, ये इंट्रोडक्शन के तहत आप बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन के तहत बता दिए, जो आपने 25 से 30 शब्दों में बता दिया है। अब आता है कि साहब दूसरा पार्ट देखिएगा। तो अब सरकार, इस सवाल में 2 हिस्से हैं ना, कि पहला तो आपको जवाब देना है कि व्हाट इज, पार्ट 1 क्या है, भारत की शास्त्रीय भाषाएं क्या है, दिस इज पार्ट 1। और ये आपका देखिए तो सवाल का पार्ट 2 यहां से शुरू हो जाता है। ये आपका पार्ट 2 है आपका, जिसमें कहा जा रहा है यानी पूछा जा रहा है कि सरकार उनके संरक्षण के लिए क्या क्या कर रही है। तो अब आप जाइएगा क्वेश्चन में, आप जब जाएंगे तो अब आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से कदम उठाने हैं। विश्वविद्यालय बनवाने हैं, विश्वविद्यालय मतलब ऐसे विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां पर इनके विकास के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना देने हैं। अलग अलग जो इस भाषाओं से जो ज्ञानवान लोग हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है कि और लोगों को भी इस ओर खींच सके, मतलब इस ओर इंस्पायर कर सकें। ठीक है ना, ये एक फैक्ट मैंने बताया आपको, एक विषय आपको सरकार के द्वारा उठाए गए कदम बताया। ठीक, साथ ही साथ इसके लिए सरकार जो है समय समय पर कुछ पुरस्कार देती है, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देती है अलग अलग भाषाओं को लेकर। ठीक है, तो पुरस्कार क्या होता है, वो पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, किन किन शास्त्रीय भाषाओं में दिया जाता है, और अगर हो सके तो लेटेस्ट में किसको दिया गया है वो पुरस्कार। मैं पुरस्कार का नाम नहीं बताऊंगा, 2 दिए जाते हैं। ठीक है, होमवर्क है आपका, तो होमवर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो इसको लिखिएगा, इनको लिखिएगा। फिर इसके बाद अंत में आप कंक्लूजन के तहत बताइएगा कि देखिए ये कदम सरकार के थे या सरकार ये कदम उठा रही है, और अगर उनमें हो सकता है तो अपना एक विचार डाल दीजिएगा कि अगर हम लोग यानी सरकार अगर कुछ ऐसा भी करे इनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, तो आप भी तो प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, कल को आप भी सरकार का हिस्सा बनेंगे। सरकार किससे पूछेगी भाई आइडिया दो। सरकार का मतलब कौन, सरकार का मतलब भाई हमारा जो लोकसभा है, हमारी जो विधानसभा है, उसमें पहुंचे हुए हमारे नेतागण जो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे पदों पर जाते हैं।
वही तो, उनको सजेशन कौन देता है? आप ही लोग तो देते हैं, ब्यूरोक्रेसी तो देती है, ब्यूरोक्रेसी ये सब कुछ बनाती है कि नहीं? तो अब आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, अब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपका विचार भी तो हो सकता है। तो कंक्लूजन में अपना विचार डाल दीजिएगा एक लाइन का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने विचार डालिएगा एक आध लाइन का छोटा सा, वहां पर पॉजिटिव सेंस में चीजों को रखिएगा, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। आलोचनात्मक काम मत करिएगा, आलोचना मत करिएगा, पॉजिटिव सेंस में हम ये भी कर सकते हैं तो ये और अच्छा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, खत्म, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग छोटे 125 शब्द वाले सवाल लेते हैं, छोटे वाले जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। अब आप देखिएगा, कह रहा है कि मध्यकाल में हिंदी के विकास के लिए जो भक्ति आंदोलन है उसने किस प्रकार से योगदान दिया, ठीक है। अब यहां पर आप गौर करिएगा तो आपको कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना है। कौन कौन से मुख्य बात पर ध्यान देना है? पहले तो आपको ध्यान देना है, पहला किस पर ध्यान देना है? आपको भक्ति आंदोलन पर ध्यान देना है। यानी जब आप इस सवाल का आंसर का शुरुआत करेंगे तो आप जाएंगे पहले भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ, है ना, जिसमें आप दक्षिण भारत से शुरुआत करते हुए अलवार और नयनार संतों से साथ आगे बढ़ते हुए आप आइएगा और 15वीं 16वीं शताब्दी तक आइएगा, तो वहां पर आते आते आप पहुंच जाएंगे आप उत्तर भारत में। अब जब उत्तर भारत में आएंगे तो वहां पर आपको रामानंद मिल जाएंगे, रामानंद के शिष्य मिल जाएंगे, कबीर हो गए, रैदास हो गए, सना हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु हो गए, आपके मीराबाई हो गई, कई सारे नाम हो गए। तो हिंदी भाषा का विकास की बात कर रहा है, हिंदी का विकास मध्यकाल में, ठीक है। यानी हम लोग पहुंच गए करीब करीब 14वीं 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के दौरान में। इसी दौरान आप देखिएगा रसखान आपको मिल जाएंगे, सूरदास आपको मिल जाएंगे, तुलसीदास मिल जाएंगे, ये सारे कवि हैं कौन से? हिंदी भाषा के। अब इन सभी लोगों ने, अब देखिए हिंदी भाषा में जब आप जाएंगे, हिंदी भाषा के विकास के लिए जाएंगे, तो मैंने जो कुछ नाम बताए, इन नामों को ध्यान में रखते हुए अब आप हिंदी की जब भाषा का विकास करेंगे तो ध्यान में रखिएगा हिंदी में कुछ भाषाएं हैं। अच्छा, जितने मैंने नाम लिए, चूंकि हिंदी का विकास जो होगा भक्ति आंदोलन के दौरान वो उत्तर भारत में होगा। उत्तर भारत में भी आप देखिएगा तो विशेष करके जो गंगा घाटी आपको दिखाई पड़ती वहां पर दिखाई पड़ेगा। तो हिंदी भाषा में मैं आपको क्लू दे रहा हूं, हिंदी भाषा में भी ध्यान दीजिएगा। तो कुछ स्थानीय भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो उनका प्रयोग किया गया, हिंदी की स्थानीय भाषाएं, जैसे आप बोली भाषा, बोली भी कह सकते हैं, जिनमें एक हो जाएगा अवधी, एक हो जाएगी अवधी भाषा और एक हो जाएगी आपकी ब्रज भाषा, एक हो जाएगी आपकी अवधी भाषा और एक हो जाएगी आपकी ब्रज भाषा, जिनमें साहित्य को, जिनमें भक्ति को लेकर के, प्रेम को लेकर, भगवान के प्रति प्रेम को लेकर उल्लेख किया जाएगा। ठीक, अवधी भाषा के प्रमाण के तौर पर जाते हैं तो उसमें दिखाई पड़ती है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। व्रज भाषा क्षेत्र में जाते हैं तो आपको सूरदास दिखाई पड़ते हैं, रसखान दिखाई पड़ते हैं, है कि नहीं। तो इन लोगों का तो दो मुख्य तौर पर आप देखिएगा तो दो मुख्य तौर पर हिंदी भाषा का विकास आपको इस क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। और इन भक्ति आंदोलन के ये संत कबीर, रैदास, रामानंद से शुरू करते हुए रामानंद, कबीर, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, रसखान, सूरदास, तुलसीदास, इन सब के बारे में और इन सब के जो साहित्य हैं उनका वर्णन करते हुए हिंदी का विकास करिएगा, उसके बारे में बताइएगा। विकास करिएगा मतलब बताइएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आपके शब्दों की जो लिमिट दी गई है वो 125 वर्ड्स है, 125 शब्द है। यानी कुल मिलाकर आपके पास आपको इतना आजादी नहीं दिया गया कि आप बहुत हाथ फैला करके बहुत विस्तार के साथ आप चीजों को बता सकें। 125 शब्दों के तहत आप मध्यकाल के भक्ति आंदोलन, देखिए गौर चीज पर ध्यान रखिएगा, पहला भक्ति आंदोलन हो गया, फिर आपका हिंदी का विकास हो गया, और फिर अभी हम लोग बात करें मध्यकाल। तो मध्यकाल को पूरे हिस्से में लेते हुए इन दो विषयों का उल्लेख करिएगा। 15वीं शताब्दी के दौर को, 15वीं शताब्दी के समय काल को ध्यान में रखते हुए आइएगा। शुरुआत भक्ति आंदोलन के शुरुआत से करिएगा जब वो दक्षिण भारत से आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं भाई। देखो अब आपके लिए मैंने यहां पर थोड़ा सा बता भी दिया है, लिख भी दिया है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत,
दक्षिण के अलवार और नैनार संतों से हुई है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद आ गए, जिन्होंने इस आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किया। इस आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम देखिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इस भक्ति आंदोलन का उद्देश्य, अब आप जब ये वाला हिस्सा लिखिएगा तो जिसे हम लोग कंक्लूजन कह सकते हैं, है ना, ये वाला हिस्सा जब लिखेंगे तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य बताते हुए, अरे यार पेन लेना भूल गया, यहां से आप देखिए तो यहां से आप कंक्लूजन वाले पार्ट पर चले जाएंगे, बस बता दीजिएगा साहब। बीच में तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, रसखान का, इनका उल्लेख करते हुए चले जाइएगा। ये एक छोटा सा ये जो आपके सामने दिख पा रहा है, ये छोटा सा एक हिस्सा मैंने आपको दे दिया कि आप अपनी शुरुआत कहां से करेंगे, और खत्म कहां पर करेंगे, ठीक है ना। इसी के तहत आपका पूरा का पूरा 125 का कंटेंट, अब इसको उत्तर मत मान लीजिएगा, इसको उत्तर मत मानिएगा, ये उत्तर का फ्रेम है, ये उस फोटो का फ्रेम है जिसमें आपको फोटो लगानी है, मतलब आपको उत्तर लिखना है। तो दिस इज फ्रेम नॉट आंसर, ये फ्रेम है, ये सिर्फ फ्रेम है। इसी फ्रेमिंग के तहत अब ऐसे ही आपको भी लिखना है, ऐसे ही कुछ करिएगा आप भी, ठीक है ना। अब वो आपके अपने विचार होंगे, वो आपके अपने शब्द होंगे, व्याख्या अपने तरीके से करिएगा, ठीक है। हमारे तरीके मतलब यही कॉपी मत कर लीजिएगा, ये फ्रेम है, तो फ्रेम आप अपने हिसाब से, इस फ्रेम के तहत तस्वीर आप अपने हिसाब से लगाइएगा, ठीक। चलिए भाई, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्य सिद्धांतों में समानताओं और असमानताओं को बताइएगा। आपको ध्यान देना है, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक सामाजिक आंदोलन के तौर पर जाने जाते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन काल में, ठीक। ये दोनों आपके समकालीन हैं, ये दोनों विचारधाराएं हैं जो कि समकालीन हैं, जिनमें से कुछ चीजें मिलती जुलती हैं और कुछ चीजें आपकी मिलती जुलती नहीं हैं, ठीक है। अब आप सीधे इस सवाल के जवाब में जब आप प्रवेश करेंगे तो देखिए, परिचय दे दीजिएगा। पहले तो क्या क्या परिचय देंगे कि साहब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जो कि तत्कालीन समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो कि तत्कालीन समय के एक मांग भी कह सकते हैं, एक मांग के तौर पर चलता है। दोनों ही धर्मों ने भारतीय सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया है और दोनों ही धर्मों में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व हैं, और जिसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अगर बात किया जाए तो इनका बहुत ज़्यादा जो व्यापक प्रसार जैन धर्म का जो नहीं हो पाया। अब ये क्या है, इसको हम लोग देख सकते हैं। पहले तो हम लोग समानता देखेंगे भाई। समानता क्या है? समानता है कि दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांड और वेदों के अपौरुषेयता का विरोध किया, कि वेदों के लिए आपने पढ़ा ना, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, तो इसमें एक विरोध किया गया, अपौरुषेय नहीं है, उसका कर्मकांड का विरोध किया गया। और क्या क्या बोला गया? जैन धर्म भी कहता है अहिंसा का पालन करो, सदाचार का पालन करो, बौद्ध धर्म भी कहता है, ठीक। फिर इसी तरह से देखिएगा, कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष दोनों ही धर्मों में है। जैन धर्म में भी आपको दिखाई पड़ेगा कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत और आपका मोक्ष का सिद्धांत, ठीक। बौद्ध धर्म में भी आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों ही धर्मों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया और साथ ही साथ इसी में जोड़ दीजिएगा स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, इसको भी जोड़ दीजिएगा। एक चीज और जोड़ देंगे, अच्छी बात रहेगी। तो ये तो समानता के तौर पर हम लोग चले गए। इसी तरह से देखिएगा तो इनमें जो असमानताएं हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म में जो असमानता है, कौन कौन सा? बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की ओर जाता है, मिडिल पाथ पर जाता है, जबकि जैन धर्म आप देखेंगे तो जैन धर्म अपने तपस्या को लेकर के थोड़ा हार्श और हार्ड है। काया क्लेश यानी शरीर को दर्द, सल्लेखना, काया क्लेश का एक बहुत ही शानदार उदाहरण सल्लेखना विधि है, जिसमें काया क्लेश हम सब कुछ खाना पीना छोड़ करके और अपने मोक्ष की ओर, जबकि बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं यार, जो सामान्य जीवन में है, जो चल रहा है उसको चलाइए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ेगा, तो उसके लिए हम जबरदस्ती क्यों करें, खाना पीना छोड़ छाड़ के, वो मत करिए। तो तपस्या और कठिन जीवन की जगह पर हम एक ऐसे जीवन में जिए, हम एक ऐसे जीवन को आगे बढ़ाएं जो मध्यम मार्ग पर चलता है। बहुत ज़्यादा लग्जेरियस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा
मतलब जिसे आप कहते हैं नहीं, हार्ड एंड हार्श रूल के साथ मत चलिएगा। ठीक, चलो भाई। बौद्ध धर्म कहता है आत्मा में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, आत्मा को अस्वीकार करता, जबकि जैन धर्म में आत्मा की स्वीकार्यता की बात कही गई है कि आत्मा होती है भाई। चलिए, इसी तरह से देखिएगा तो बौद्ध धर्म, जैसे जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में अहिंसा और अपरिग्रह जैसे शब्दों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है ना, आपने देखा होगा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 अलग अलग सिद्धांत चल रहे थे बौद्ध जैन धर्म में। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो अहिंसा को मानता है, लेकिन एक नियत मार्ग तक मानता है, अहिंसा के बहुत कठिन रूट पर नहीं जाता है, जबकि जैन धर्म उसके कठिन रूट पर जाता है और व्यवसायियों को इससे नुकसान हो जाता है। जिस वजह से जो प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का हो पाया वो जैन धर्म का नहीं हो पाया है। ठीक है, चलो भाई। बौद्ध जैन धर्म जहां नग्नता की ओर, जिसे दिगंबर कहा जाएगा, जहां पर वो कपड़े को त्याग रहा है, वहीं पर बौद्ध धर्म में कपड़ों को पहनने की, लेकिन सादगीपूर्ण कपड़ों को पहनने की बात कही गई है। तो जैन धर्म जहां नेकेडनेस की ओर है, वहीं पर बौद्ध धर्म में आप देखिएगा वो इस तरह की चीजों पर नहीं जाता है, क्योंकि उसका कहना है कि बिना कपड़ों के यार पब्लिक के बीच जाओगे, पब्लिक सुनेगी ही नहीं तुमको। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा बौद्ध धर्म में सामाजिक कुरीतियों पर जिस प्रकार से विचार किया गया, कुठाराघात किया गया, जो सामाजिक कुरीति हैं, संभवतः महावीर के द्वारा उस स्तर पर नहीं किया गया जितना बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। ठीक, अब इस सवाल में आप गौर करिएगा तो इस सवाल में आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी साफ तौर पर। वो क्या चीज दिखाई पड़ेगी? वो दिखाई पड़ेगी मुख्य तौर पर सवाल में क्या पूछा और हमने क्या जवाब दिया। मतलब कोई लाग लपेट का चक्कली ही नहीं है, कोई लाभ लपेट का इधर उधर की कोई बात नहीं की गई है। जो मेन कंटेंट है, सवाल में पूछा गया समानता और असमानता, हम लोग समानता और असमानता पर ही रह गए। ठीक है, ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश नहीं की है। ठीक, फिर अगला सवाल देखिएगा, ललित कला अकादमी किस प्रकार सांस्कृतिक शोध, अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देता है, इसकी व्याख्या करिए। 125 शब्दों का ये सवाल आपका रहेगा। तो ललित कला अकादमी, अब आप जाएंगे तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा, इतिहास देना पड़ेगा। ललित कला अकादमी 1954 में बनाया गया। उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो उनमें यही उद्देश्य है, सांस्कृतिक और आपका उन जो हमारे पास सांस्कृतिक वस्तुएं हैं, यानी जो प्रमाण हैं, उनके बढ़ावा देने की बात, उनको संरक्षण देने की बात कही जा रही है। तो ललित कला अकादमी का इतिहास बताना है। साथ ही साथ आपको ललित कला अकादमी किस प्रकार से जो कल्चरल रिसर्च है, जो उनका शिक्षा को लेकर, स्टडी को लेकर है, उसको कैसे आगे बढ़ावा देता है, इनको आपको व्याख्या करना है 125 शब्दों में। ठीक है, तो मैंने कुछ के आंसर आपको एक ड्राफ्ट करके दिखाया, कुछ का मैंने आपको आंसर दिखाया, बताया भी, मतलब उसकी ड्राफ्टिंग करके दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। और अब आपको कुछ सवाल ऐसे भी दिखाए, जैसे ये सवाल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये आप करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, कुछ आप भी करिए, क्योंकि इतनी बातें तो अब समझ में आ गई हैं। तो 2-3 बातें समझ में आ चुकी हैं हम लोगों को। उनमें से एक बात तो ये है कि हमें सवाल जो पूछा जा रहा है उसमें क्या करना है, एक बात, यानी ज़्यादा फोकस करना है कि जो पूछा जा रहा कंटेंट है वो है, और साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है कि हमको उनमें से किन चीज़ों को नहीं बताना है। अपने शब्दों को समेट करके रखना है। शब्दों को समेट करके रखते हुए जब आप व्याख्या करेंगे तो आपका जो समय दिया जा रहा है, होता नहीं 3 घंटे में आपको आंसर लिखने हैं, तो उस 3 घंटे का आप सदुपयोग कर पाएंगे। और अगर आप बहके, मतलब थोड़ा सा इधर उधर की व्याख्या में चले गए, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव आपके समय पर पड़ेगा। फिर अगले जो सवाल होंगे उन पर हो सकता हो प्रभाव पड़ जाए, और अगले सवाल भी आपको अच्छे आते हैं लेकिन किसी 2 सवाल पर आपने जरूरत से ज़्यादा समय दे दिया। जरूरत से ज़्यादा समय कब देते हैं? जब हम बहक जाते हैं। बहकने का मतलब है हम अति उत्साह में आ गए और अति उत्साह में हम कुछ ज़्यादा लिख गए। ये मत करिएगा, ठीक है। राइटिंग अच्छी लिखिएगा, गलतियाँ जिसे मात्राओं की गलतियाँ कहते हैं वो कम करिएगा। क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है उस हिसाब से अपना उत्तर करिएगा, ठीक है ना।
चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल अभ्यास प्रश्नों के साथ हम लोग आपसे अगली मुलाकात करेंगे। उस अगली मुलाकात में हम लोग और चर्चाओं पर और सवालों को लेकर आएंगे, उसके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, डिकोड एग्जाम के साथ जितनी जल्दी हो जाए जुड़ जाइए, ताकि अपने जीवन की सफलता का जो रास्ता आपने चुना है, जिसमें आप चल पड़े हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, वो आपको जिसे कहते नहीं है श्योर, गारंटी एक प्रकार का, तो आप अपनी ओर से उस सफलता के रास्ते पर चले जाइए, अपने आप को अश्योरेंस देते चलिए और अपने आप को गारंटी देते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।